सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन एंड फाइल। मतलब कि ऐसे स्पीसीज या फिर ऐसे रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को सीक करेंगे या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। एंड न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, या फिर कहा जा सकता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो रिएजेंट अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि NO2+ है। NO2+ एक ऐसा रिएजेंट है जिसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ताकि ये फुलफिल हो जाए। तो इन सारे स्पीसीज को जिसमें इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट नहीं हुई है, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। एंड जो स्पीसीज जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड है या फिर जिन्हें पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं NO2 जो स्पीसीज है, अगर हम इसे CH3+ के पास रखते हैं तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है CH3- के साथ, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ ये अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर CH3+ के पास हम OH रखते हैं या फिर X रखते हैं तो ये दोनों ही इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे स्पीसीज को यहाँ बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। एंड यहाँ पे जब CH3- था, NO2+ था, तब ये CH3- के पास अट्रैक्ट हो जाता है। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ले लिया है Y, जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड स्पीसीज सेम Y है, बट इसमें दोनों ही सिंगल बॉन्ड है और बीच में लोन पेयर है। एंड थर्ड Y, जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्पीसीज जो है हमारा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डबल बॉन्ड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है।
बट इन केस अगर ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेती है, जैसे कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है और राइट हैंड साइड हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया है, तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बॉन्ड होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, जिसने अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट जब डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में आ जाए और वो लोन पेयर की तरह हमें दिखे, तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन पेयर वाई के पास आ गया, जिसे हमें लोन पेयर मिल गया। एंड सिमिलरली थर्ड की तरह सेकेंड भी, यहाँ पे अगर मान लीजिए वाई है, वाई लोन पेयर से ये जंप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो सकते हैं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में। यहाँ पे हमने देखा कि पहले डबल बॉन्ड था, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा, एंड सेकेंड साइड में जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड यहाँ से जंप करके अगर दूसरी साइड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए एक स्पीसीज जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बी एक स्पीसीज जुड़ा हुआ है, इसे हम एटम समझ लेते हैं। ए एक एटम है, बी एक एटम है, वाई एक एटम है। तो वाई और ए के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जंप करके राइट हैंड साइड चला गया। जंप तभी करेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ये, तो इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी होने की वजह से यह डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड जंप किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुके हैं और ए में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सेकंड, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अगर बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तब यहाँ पे जो वाई का लोन पेयर है वो यहाँ पे जाके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि होगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गया एंड ये बी के साथ जुड़ गया। ए वैसा ही रहेगा, लेकिन वाई के पास यहाँ पे लोन पेयर था, तो अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे ये लोन पेयर का बॉन्ड पेयर पे फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे अब ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रही है। देन आगे ए वाई बी, ए और वाई के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड है ये अब चला जाएगा लोन पेयर के पास, लोन पेयर का फॉर्मेशन करने। लोन पेयर का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे ए के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड बी वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कोवेलेंट बॉन्ड के अराउंड हो सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लें, देन हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी मूवमेंट होती है। सिमिलरली हमारे पास जैसे कि ये परमानेंट शिफ्ट हो रहा था, जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जंप करके हमें सेकंड साइड में मिल जा रहा था। तो ये जो इफेक्ट था एक परमानेंट इफेक्ट था। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे टेम्पररी इफेक्ट पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसे हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
CH3 दिया हुआ है, यहाँ CH2 एंड लास्ट में क्लोरीन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के एटम है। फर्स्ट वन यहाँ क्लोरीन है, सेकंड कार्बन है एंड थर्ड हाइड्रोजन दिया हुआ है। सभी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसे अपनी तरफ पुल करके रखेगा। मतलब कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भले ही बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यह इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी। इसीलिए हमने डायरेक्शन यहाँ क्लोरीन की तरफ दिखाया। सिमिलरली हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पड़ेगी। देन यहाँ कार्बन और कार्बन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, बट इस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा मिलेगी। सिमिलरली H से C की तरफ हमें ज़्यादा मिलने वाली है। देन आगे देखें तो हमें यहाँ हमें ये दिखा कि इस इफेक्ट की वजह से एक थोड़ी सी यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हुई, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव एंड यहाँ लिख दिया हमने नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक पोलैरिटी जनरेट हुई। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। और इसी टेम्पररी इफेक्ट को कहा गया है इंडक्टिव इफेक्ट। जस्ट बिकॉज इस क्लोरीन की वजह से यहाँ पे एक पोलैरिटी जनरेट हुई जिसकी वजह से यह कार्बन हमें एक पॉजिटिव दिखा। देन इस पॉजिटिव नेचर को देख के ये जो कार्बन है इसमें डबल पॉजिटिव नेचर दिखेगा हमें कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ टेम्परेरी शिफ्ट कर रहा है, और इसी इफेक्ट को कहा गया इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के इफेक्ट हमें दिखेंगे। फर्स्ट वन, जब कोई एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तब उसके सराउंडेड जो एटम है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे ताकि ये स्टेबल हो सके, तो इसे कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई ऐसा एटम हमारे पास जुड़ा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे F जुड़ा है और यहाँ पे भी F जुड़ा है। OH की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में होगी, F की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में क्लोरीन की तरफ होगी। तो यहाँ पे हमें ये दिख सकता है कि ये पॉजिटिव है, बट जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमें नेगेटिव दिखेगा। तो ये नेगेटिव दिखने की वजह से हमें पता चला यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वो है माइनस आई। तो हम देख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज प्लस आई, जो कि अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन को डोनेट कर रहा हो, एंड जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यह बॉन्ड और ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में अगर पॉजिटिव चार्ज में अगर कोई प्लस आई एटम वाले अटैच होते हैं तो वो उसे और स्टेबल करता है, और माइनस आई एटम जितने भी अटैच होंगे वो उसे और अनस्टेबल करता जाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं प्लस आई इफेक्ट में। जैसा कि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है, ये एक कार्बो एनायन है। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे हमने देखा था कैटायन कहा जाता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इसे एनायन कहा जाता है। कार्बन के कैटायन को कार्बोकैटायन बोला जाता है, एंड सिमिलरली द एनायन ऑफ कार्बन
इज कॉल्ड एज कार्बोएनायन। अब हम देख सकते हैं कि किसी कार्बोकैटायन के साथ अगर प्लस आई स्पीसीज जुड़ा हुआ है, प्लस आई कहने का मतलब है यहाँ पे जो एटम जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उस कार्बोकैटायन की डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे होंगे। बट इन कार्बोएनायन अगर ये CH3 है तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, और इसकी तरफ अगर कोई एटम प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल होता जाता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। अगर अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये उसकी तरफ भेजेंगे तो ये यहाँ पे जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को भी वो डोनेट कर दे, तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल होता जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है इसे कहा जाता है 3 डिग्री कार्बन। उसी तरह अगर किसी कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड हों तो उन्हें कहा जाता है 2 डिग्री कार्बन, और अगर किसी कार्बन के साथ सिर्फ 1 कार्बन अटैच्ड है उसे कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन। तो ये रहा हमारे पास 3 डिग्री कार्बन, ये रहा 2 डिग्री कार्बन एंड ये रहा 1 डिग्री कार्बन। तो अगर कार्बोकैटायन की बात की जाए तो प्लस आई इफेक्ट उसे और ज़्यादा स्टेबल करता जाता है, माइनस आई इफेक्ट उसे और ज़्यादा अनस्टेबल करता जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, देन उससे कम स्टेबल होगा 2 डिग्री, देन उससे कम स्टेबल होगा 1 डिग्री। तो ये इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर है, इसे आप नोट कर लें। ये है स्टेबिलिटी की ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। अगर कार्बोएनायन में प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, इस केस में हमारी स्टेबिलिटी की ऑर्डर आ जाएगी 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर है ये हमारे पास कार्बोकैटायन में किसी प्लस आई एटम के जुड़ने की वजह से है, या फिर प्लस आई स्पीसीज भी कह सकते हैं इसे। प्लस आई स्पीसीज अगर जुड़ा है हमारे कार्बोकैटायन से, उस केस में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। एंड कार्बोएनायन में अगर प्लस आई जुड़ा है देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसे आप नोट कर लें। प्लस आई स्पीसीज इन कार्बोनायन then चलिए अभी हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट का, अब हम पढ़ने वाले हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में। तो माइनस आई इफेक्ट में अगर मान लीजिए हमारे पास एक कार्बोकैटायन दिया है, माइनस आई इफेक्ट करने वाले जो एटम होते हैं वो नेगेटिव एटम होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास
2 फ्लोरीन दी हुई है एंड यहाँ पे 1 फ्लोरीन दी हुई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कार्बोकैटायन है वो तीनों ही तरफ से -I इफेक्ट वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरफ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 1 तरफ से जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि कार्बोकैटायन एक ऐसा स्पीसीज है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बावजूद अगर कोई एटम उसके साथ जुड़ा है जो उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी और अपनी तरफ खींच ले रहा है, मतलब इसकी जो डेफिशिएंसी है वो उसे और बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कहा जाए तो हमारे पास वो कार्बन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 फ्लोरीन जुड़ा है। तो इसे हम कह सकते हैं 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसे आप नोट कर ले, देन हम आगे देखेंगे कार्बन एनायन के बारे में। चलिए अब देखते हैं कार्बन एनायन के बारे में। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है उसमें एनायन है, मतलब ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो इसे अगर कोई ऐसा स्पीसीज जुड़ा हुआ है जो कि उसके इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 3 स्पीसीज दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जितने ज़्यादा स्पीसीज जुड़े होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर लिखा जाए, स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देखने से हमें पता चलेगा कि जो 3 डिग्री कार्बन है इट इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर कार्बन एनायन विच हैज़ only -I effect species attached to it. चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जैसे कि हमने देखा स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री है हमारे कार्बन एनायन के, अगर यहाँ पे -I जुड़ा होता है तब। बट अगर यहाँ पे हम कहें कि इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हमने CH3+ लगा हुआ है, देन डेफिनेटली ये एटम इसके साथ जाएगा और बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एटम रख देता हूँ तब ये टेंडेंसी नहीं रखता कि इस नेगेटिव एटम के साथ वो बॉन्ड बनाए, बिकॉज ऑलरेडी ये भी फुलफिल्ड है एंड ये भी फुलफिल्ड है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जब भी हम रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करेंगे तो वी ऑलवेज हैव टू सी कि हम किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे देखा जाए किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 3 डिग्री है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या 2 डिग्री होगा, या फिर 1 डिग्री होगा। तो हम देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी थी, तो रिएक्ट करने के लिए ये सबसे देरी से जाएगा। सबसे कम स्टेबिलिटी यहाँ पे 1 डिग्री की है, तो रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले जाएगा। तो 1 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है वो 2 डिग्री से ग्रेटर है, देन 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 3 डिग्री से ग्रेटर होगी। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी का
ऑर्डर। एंड सिमिलरली अगर आप कार्बोकैटायन के केस में देखें, कार्बोकैटायन विथ प्लस आई इफेक्ट, कार्बोकैटायन विथ प्लस आई इफेक्ट, तो इस केस में हमारे पास 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये टेम्परेरी इफेक्ट जिसे कहा गया था इंडक्टिव इफेक्ट, ये खत्म होता है। आगे हम देखने वाले हैं रेजोनेंस को। आगे जो हमारे पास इफेक्ट है ये है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, इसे हम सबसे पहले जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है, फर्स्ट इसने कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, अगर वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, यहाँ से वो सेकंड और थर्ड पे जंप कर जाता है एंड अगले मोमेंट में ये वापस से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरह के इस फॉर्म को कहा जाता है, मीन्स इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है रेजोनेंस। जब पाई बॉन्ड अपनी लोकलाइजेशन को चेंज करे और डीलोकलाइज हो जाए, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है हमारा वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा हो, उसे कहा जाता है रेजोनेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है जिसमें हर एक पॉइंट एक कार्बन को डिनोट कर रहा है और हर एक लाइन एक बॉन्ड को डिनोट कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन है, मतलब कि ये एक सिंगल बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ये सिग्मा बॉन्ड होगा एंड सेकंड वन पाई बॉन्ड। इसी तरीके से बाकी यहाँ भी सिग्मा 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 एंड सिग्मा, और ये जो सेकंड बॉन्ड लगे हुए हैं इन्हें कहा जा रहा है पाई बॉन्ड। अब बेंजीन रिंग में फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गया, देन सेकंड, अगर ये बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है और इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है तो वो हमें कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। ये रहा हमारा सेकंड फॉर्म। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बॉन्ड था ये अपनी पोजीशन चेंज करके इस एडजेसेंट साइड में आ गया, देन एडजेसेंट वाला इस वर्टिकल लाइन में आ गया एंड देन लेफ्ट वाला इधर राइट में चला गया। तो इस तरह का जब यहाँ पे ये इफेक्ट शोन होता है तो हम देख सकते हैं कि ये अपनी लोकलाइजेशन को लगातार चेंज कर रहा है। वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन में नहीं रहने वाला है, ना ही इस पोजीशन में रहने वाला है, वो कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को चेंज करता रह रहा है। इसी को कहा गया है यहाँ पे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को हम ऐसा कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड अक्रॉस द कार्बन एटम इज नोन एज रेजोनेंस। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो सिंगल बॉन्ड था उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी फिक्स्ड होती है जो कि दोनों अलग अलग होंगे। डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डेफिनेटली कम होगी इस सिंगल बॉन्ड से। बट रेजोनेंस में ये पाया गया कि सारे बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम मिलते हैं। इसका मतलब कि एट एनी इंस्टेंट हम नहीं कह सकते हैं कि कार्बन या फिर बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स स्ट्रक्चर है। किसी भी इंस्टेंट पे वो कंटिन्यूसली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होगा पाई बॉन्ड के, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसे हम जनरली ऐसे शो कर देते हैं। बीच में एक सर्कल होता है जो ये बताता है
कि हमारा जो पाई बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली इस रिंग में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है और एक O- है। इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड होने के साथ यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी रखता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस बॉन्ड को अपने ऊपर एज अ लोन पेयर अडेप्ट कर सकता है। तो इसका अगर हम रेजोनेंस फॉर्म बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम C के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O- है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, एंड यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O- है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोजाइलेट आयन भी कहा जा सकता है। तो जो कार्बोजाइलेट आयन होते हैं ये सारे भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं। इनके लिए पहली कंडीशन ये है कि एक डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट एटम के साथ एक नेगेटिव एटम होना चाहिए या फिर पॉजिटिव एटम होना चाहिए, जिससे वह अपने डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज कर सके। तो ये है रेजोनेंस, आप सभी इसे नोट कर ले पहले। अभी हमने देखा रेजोनेंस क्या होता है। अब रेजोनेंस में भी दो तरह के इफेक्ट होते हैं। जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था प्लस आई एंड माइनस आई, जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई में जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो डोनेट हो जा रहे थे, मतलब टेम्परेरी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड माइनस आई में इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा था। बट यहाँ पे हम देखेंगे जिस तरह रेजोनेंस किसी कंपाउंड में हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारा रेजोनेंस हो रहा है, तो इसके साथ अगर कोई एटम अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन ऑलरेडी हमें पता है कि इसके पास 3 लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर को रिंग की तरफ डाइवर्ट करेगा तो हमें मिलेगा कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है। ये बॉन्ड के टूटने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा।
इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड लास्ट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड अगेन यहाँ नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा एंड देन फिर यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा, देन इस पोजीशन पे एक बॉन्ड बनेगा एंड इस पोजीशन पे एक बॉन्ड बनेगा। फिर ये जो चार्ज है यहाँ से हट जाएंगे। इन चार्ज के हटने की वजह से फिर हमें रेजोनेंस का एक दूसरा फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, जिसे कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जो फॉर्म है ये उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कैनोनिकल फॉर्म है। तो जनरली हमारे पास क्लोरीन के दो स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें, फर्स्ट वन ये फॉर्म एंड सेकंड वन ये फॉर्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के अटैच होने की वजह से उसकी जो पहली पोजीशन है कार्बन की, वहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जिसे कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। जब भी यहाँ पे कोई एक एटम जुड़ा होता है बेंजीन रिंग में, तो फर्स्ट कार्बन अटैच जिससे होता है, उसके बाद सेकंड कार्बन को कहा जाता है ऑर्थो, सेकंड पोजीशन को कहा जाता है पैरा और थर्ड पोजीशन को कहा जाता है मेटा पोजीशन। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी ये पोजीशन ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा एंड लास्ट में पैरा होगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा स्पीसीज जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को वो रिंग की तरफ भेज रहा है, तो इसे कहा जाता है प्लस आर इफेक्ट। और अगर मान लीजिए इसी बेंजीन रिंग में कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, जैसा कि NO2 करता है। NO2 अपने फ्री स्टेट में हमें मिलेगा NO2 प्लस के फॉर्म में, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई नेगेटिव एटम के जुड़ने की वजह से फर्स्ट पोजीशन में हमें नेगेटिव चार्ज मिला, सेकंड में पॉजिटिव एंड थर्ड में वापस से नेगेटिव। बट अगर कोई पॉजिटिव एटम जुड़ता है तो फर्स्ट पोजीशन पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, सेकंड में नेगेटिव एंड थर्ड में अगेन पॉजिटिव। और यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ये जो एटम है ये किसकी तरह काम कर रहा है हमारे पास, -R की तरह। तो इसे कहा जाता है -R इफेक्ट, इसे कहा जाता है +R इफेक्ट। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को रिंग की तरफ डाइवर्ट कर दे उसे कहा जाता है +R इफेक्ट, और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले उसे कहा जाता है -R इफेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट कहा जाता है जिसे H+, जो जनरली हमें एसिड से मिलता है, ये आएगा। देन इस एसिड की वजह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। देन हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन जो ऑलरेडी 2 बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। देन इस बॉन्ड के यहाँ पे आने की वजह से हमें यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज, जिस नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ये फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अटैकिंग रिएजेंट के आने की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर की तरह दिखा, देन वो जो लोन पेयर था वो फिर इस हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो गया। इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो भी हम देख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें हमें जैसे दिखा कि एक अटैकिंग रिएजेंट बाहर से आ रहा था। हाइपर कॉन्जुगेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कार्बन के पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है इंटरनली अपनी पोजीशन को चेंज कर दे और यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले मान लीजिए इसके साथ फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये हाइड्रोजन अपना प्लेस बदल ले और कुछ ऐसा हमें दिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड थर्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस तरह से अगर दिखता है तो इसे कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जब इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे कहा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन। जब कोई बाहर से अटैकिंग रिएजेंट आता है और डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके वहाँ पे वो जुड़ जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ उस जगह पे ज़्यादा होगा जिस पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्फा पोजीशन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ टोटल यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ और 3 है, इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन है। तो इन टोटल यहाँ पे 9 हाइड्रोजन ऐसे मिल गए जो कि ट्रांसफरेबल है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, और वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए वो रेडी है। इस कार्बन के साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। तो अगर कहा जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा तो हम देख सकते हैं कि 3 डिग्री में ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इस तरह से यह सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हम हाइपर कॉन्जुगेशन में देखे थे कि कार्बोकैटायन के अराउंड में जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा।
नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये 4 फिगर्स दिए हुए हैं। इन 4 फिगर्स में हमें दिख रहा है कि चारों में कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, चारों कार्बोकैटायन के साथ कुछ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। पहले में यहाँ पे तीनों ही मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल एंड 1 इथाइल है। यहाँ पे हमारे पास तीनों ही इथाइल ग्रुप है और फोर्थ में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ऐसा कहा गया है कि जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, जहाँ पे कार्बोकैटायन के अराउंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है वो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों में हमें अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखने की टेंडेंसी इथाइल ग्रुप में है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा वो है थर्ड, क्योंकि तीनों में ही हमारे पास इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन थर्ड के बाद अगर आगे देखा जाए ऑर्डर, तो थर्ड के बाद हमें सेकंड दिख रहा है, सेकंड में 1 इथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है। देन इसके बाद अगर देखें फर्स्ट वन में, तो फर्स्ट वन में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देन इसके बाद अगर देखा जाए आगे, तो 4 में एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो सबसे लीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाला स्पीसीज है फोर्थ। तो जो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास जो कंपाउंड है वो रहेगा थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा फोर्थ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो, जिस इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती है वो उतना कम रिएक्टिव होता जाता है, और जितना ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये रहा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर कहा जाए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होगा 4, देन 1, देन 2 एंड देन 3। ये है हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है, तो 3, 2, 1, 4। थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहाँ एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन जितने भी अलग अलग एटम्स हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे पता किया जाता है और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, जिसे कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसे आप प्रिपेयर करके आएँ। थैंक यू। बच्चे थैंक यू बोलते हैं।